Hello, welcome to fifth part on PYQs on fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं और इस वीडियो में आपको थोड़ा और ज़्यादा अटेंटिव होना होगा बिकॉज कैसे वर्ड्स के साथ एग्जामिनर जो है वो गेम खेलता है और प्रेशर में आके हम कैसी गलतियां कर देते हैं जो कि हमें लगता है कि नहीं ये गलती हमसे हो ही नहीं सकती है। उन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। So question number 61, which of the following is are true about article number 14? Article number 14 के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है. So most of us will think that अरे बहुत ही सिंपल होगा, हम इसे करके निकल जाएंगे. But more than 80%, more than 90% जनता जो है वो यहाँ पे गलती कमिट करती है. ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल नंबर 14 यहाँ पे, दैट एनी सिटीजन इज इंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन अंडर दिस आर्टिकल. क्या जो भी सिटीजन हैं उनको इस आर्टिकल का प्रोटेक्शन जो है वो मिलता है? ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? देखने में पढ़ने में ये लगता है कि ये सही है, जबकि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है. ये गलत क्यों है अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा. देन सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है दैट गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन नॉट क्लेम प्रोटेक्शन अंडर दिस आर्टिकल वंस दे इंटर गवर्नमेंट सर्विसेज. क्या कोई भी इंसान अगर इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन कर लेता है तो उसका आर्टिकल नंबर 14 जो है वो उससे छीन लिया जाता है? क्या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो पुट कर दिया जाता है? तो जी नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है. बट सुपरफिशियल वे में अगर इन स्टेटमेंट्स को हम देखें तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो हमें सही नजर आते हैं. ठीक, जबकि यहाँ पे दोनों के दोनों जो हैं वो गलत है और इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, नाइदर वन नाइदर टू. अब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों है? बिकॉज यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एनी सिटीजन, जबकि आप जब आर्टिकल नंबर 14 को पढ़ेंगे तो यहाँ पे वर्ड एनी सिटीजन नहीं मिलता है, बल्कि उस प्लेस पे लिखा गया है एनी पर्सन. ठीक है, किसी भी पर्सन को आर्टिकल नंबर 14 जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है, सिर्फ सिटीजन्स को ही ये प्रोवाइड नहीं करता है प्रोटेक्शन. ओके, एलियन सिटीजन्स भी है इसके अंदर. तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि क्या वर्डिंग जो है आर्टिकल में यूज किया गया है, एनी पर्सन यूज किया गया है. देन यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी इंसान गवर्नमेंट सर्वेंट अगर बन जाता है तो वो आर्टिकल नंबर 14 को क्लेम नहीं कर सकता, यानी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाता है. तो जी नहीं, हमने देखा था कि आर्टिकल नंबर 33 के तहत जो लोग डिफेंस फोर्सेस में हैं, आईबी में हैं, रॉ में हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगता है. बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर बन जाता है तो आर्टिकल नंबर 14 जो है उसका उससे छीन लिया जाता है या फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है. ऐसा नहीं होता है. ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? हमारा ऑप्शन डी. देन क्वेश्चन नंबर 62, which article permits the state to make a special provision for women and children? कौन से आर्टिकल के तहत सरकार को ये पावर, ये ऑथोरिटी मिल जाता है कि सरकार बच्चों और औरतों के लिए स्पेशल प्रोविजन जो है वो ला सकती है? क्या वो आर्टिकल नंबर 12 होगा? तो जी नहीं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 12 में तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया है, यहाँ पे रिजर्वेशन की कोई बात की ही नहीं गई है. क्या आर्टिकल नंबर 13 होगा? तो जी नहीं, यहाँ पे तो लॉ वर्ड जो है उसको डिफाइन किया गया है एंड कहा गया है कि सरकार जो है कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाएगी, लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जिससे किसी का फंडामेंटल राइट का हनन हो या फिर वो लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे. कोई भी ऐसा लॉ अगर बनेगा तो वो नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाएगा. तो इसलिए आर्टिकल नंबर 13 जो है वो भी नहीं होगा. आर्टिकल नंबर 14 जो है वो इक्वलिटी की बात करता है, तो ये भी आंसर नहीं है. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी. आर्टिकल नंबर 15 के तहत सरकार के पास ये ऑथोरिटी मिल जाती है कि सरकार स्पेशल प्रोविजंस ला के वोमेन एंड चिल्ड्रन जो हैं उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है. Question number 63. Which of these articles permits the state to make special provisions for socially and educationally backward classes, SCs and STs? सरकार को किस आर्टिकल के तहत ये परमिट मिला हुआ है कि सरकार जो है वो स्पेशल प्रोविजंस ला सकती है, रिजर्वेशन जो है प्रोवाइड कर सकती है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, SCs को एंड STs को?
तो क्या ये आर्टिकल नंबर 14 के तहत होता है? तो जी नहीं। आर्टिकल नंबर 15 के तहत होता है क्या, या आर्टिकल नंबर 16 के तहत होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इन दो आर्टिकल्स में लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 16 में भी रिजर्वेशन की बात की गई है, आर्टिकल नंबर 15 में भी रिजर्वेशन की बात की गई है। बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि आर्टिकल नंबर 16 जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में रिजर्वेशन या स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या है? ऑप्शन बी, आर्टिकल नंबर 15 के रिस्पेक्ट में ये चीज जो है वो यहाँ पे पूछी गई है। आर्टिकल नंबर 17 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग बात करता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? आर्टिकल नंबर 15 में यह बात की गई है। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स आर्टिकल नंबर 15? अब यहाँ पे जो वर्ड है वायलेट्स, उसको हमें ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और आंसर करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये दो स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वो स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट्स हैं जो आर्टिकल नंबर 15 को वायलेट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट प्रोविजन फॉर कॉम्युनल सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट अगर लाया जाता है एंड कॉम्युनल सेग्रीगेशन किया जाता है, तो क्या ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 15 होगा? देन सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है दैट डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज फॉर बेनिफिटिंग वन और मोर कम्युनिटीज। क्या डिलिमिटेशन जो है किया जा रहा है कंस्टिट्यूएंसीज का, ताकि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज को फायदा जो है वो दिया जा सके, ये वायलेशन करता है आर्टिकल नंबर 15 का? तो जी हाँ, यहाँ पे ये दोनों जो प्रोविजंस हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं स्टेटमेंट्स, ये वायलेशन करते हैं आर्टिकल नंबर 15 का। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। एक केस हुआ था नैनसुख दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, ये केस हुआ था 1953 में। इस केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट सेपरेट इलेक्टोरेट बेस्ड ऑन रिलीजन इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। इसलिए ये वायलेशन है, ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। Question number 65. No citizen shall on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth be subject to restriction regarding access to, यानी religion, race, caste, sex और place of birth के बेसिस पे आपको कहाँ पे एक्सेस करने से रोका नहीं जा सकता है? शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, देन होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, देन वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स मेंटेन होली और पार्शली आउट ऑफ स्टेट फंड। तो क्या इन जगहों पे किसी के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। ठीक है, और ये कहाँ से दिया गया है? ये स्टेटमेंट किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 2 की बात कर रहा है, यानी इनडायरेक्ट वे में हमारा आर्टिकल नंबर 15 जो है वो यहाँ पे चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। देन क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा या कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। ध्यान से पढ़ना है इसको, और जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एलिमिनेट करने की हम कोशिश करेंगे। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है आर्टिकल 15 प्रिवेंट्स स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वोमेन एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है? प्रिवेंट। तो क्या आर्टिकल नंबर 15 जो है वो स्टेट को प्रिवेंट करता है कि वो स्पेशल प्रोविजन जो है औरतों के लिए और बच्चों के लिए नहीं ला सकता है? तो जी नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट अगर गलत है तो हमारा ए खत्म हो गया, हमारा सी खत्म हो गया। ठीक, देन सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। आर्टिकल नंबर 15 डज नॉट प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। यानी यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है
कि आर्टिकल नंबर 15 जो है वो सरकार के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लाता है और ये सरकार को नहीं कहता है कि तुम स्पेशल प्रोविजन जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए नहीं ला सकते हो। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर्टिकल नंबर 15 के तहत स्टेट को ये परमिशन है कि वो स्पेशल प्रोविजन जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए ला सकता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, तो ये सही है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सेकेंड ओनली। क्वेश्चन नंबर 67, Which of the following is are true according to Article 22? Article 22 के रिगार्डिंग यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा या कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक, पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। क्या किसी को भी जब अरेस्ट किया जाएगा तो उसके पीछे का ग्राउंड बताना जरूरी है कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और किसी भी पर्सन को उसके इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 22 के तहत क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। किसी को भी अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो किस बेसिस पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसको ये जानने का अधिकार है एंड पुलिस को ये इंफॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ती है। Then second statement कह रहा है that no person who is arrested shall be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner। अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो उस अरेस्टेड पर्सन के पास आर्टिकल नंबर 22 के तहत ये फंडामेंटल राइट आ जाता है कि वो अपने वकील के साथ कंसल्ट कर सके एंड अपना पक्ष जो है वो रख सके। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल नंबर 22? तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 and 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 22? आर्टिकल नंबर 22 के रिस्पेक्ट में हमें क्या यहाँ पे बताना है कि कौन सा या कौन से स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत है। ठीक, पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट एवरी पर्सन अरेस्टेड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। क्या आर्टिकल नंबर 22 के तहत ये एक राइट दिया गया है कि किसी को अगर अरेस्ट किया जाएगा तो उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए पुलिस के द्वारा? ये राइट है, ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल रहता है क्या जनता के पास? तो जी हाँ, ये राइट है। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फॉल्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22, इसीलिए यहाँ पे हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, ये करेक्ट है, यानी ये हमारा आंसर जो है नहीं होगा। तो ये वाला आंसर अगर हमारा नहीं होगा तो यहाँ से हम काट देंगे, यहाँ से हम काट देंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं दैट नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट मैजिस्ट्रेट्स ऑथोरिटी। यानी किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया गया है और 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है, उन 24 घंटों में ट्रैवलिंग टाइम जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, और मैजिस्ट्रेट ने अगर ये कह दिया कि नहीं, इस पर्सन को डिटेन नहीं किया जा सकता है फर्दर, तो क्या उस पर्सन को छोड़ दिया जाएगा विद इमीडिएट इफेक्ट? तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट जो है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल नंबर 22 सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल नंबर 22 सही है, इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नाइदर 1 नाइदर 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 22। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्ड्स के साथ यहाँ पे खेला जा रहा है। अभी के टाइम पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्वेश्चन जो हैं सिंपल लगते हैं, बट जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेके बैठेंगे एंड कभी पॉलिटी का, कभी हिस्ट्री का, कभी इकोनॉमिक्स का, कभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जब आता रहता है रैंडम तरीके से, तो एक प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसलिए शांत मन से, सही फोकस के साथ, अटेंशन के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, सो अभी ये लर्निंग फेज है, हमें वर्डिंग के ऊपर फोकस करते हुए चलना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और उसी के हिसाब से हमें आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 69, The safeguard of being produced before a magistrate within 24 hours shall not apply to। यानी अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो लॉ क्या कहता है, आर्टिकल 22 क्या कहता है कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उस पर्सन को नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। बट यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि किस कंडीशन में अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है इनेमी एलियन,
क्या हम इनेमी एलियन को अरेस्ट करेंगे तो ये कंपल्शन नहीं है कि 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने हमें उसे प्रस्तुत करवाना है। देन सेकेंड कह रहा है दैट पर्सन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अगर अरेस्ट किया गया है तो ये कंपल्शन नहीं है कि 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है, बोथ ए एंड बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में ये कंपल्शन नहीं है कि हम उस पर्सन को नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स प्रस्तुत करें। ठीक, तो ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 70, ए लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल नॉट ऑथराइज डिटेंशन बियॉन्ड 3 months अनलेस, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत बोला गया है कि 3 महीने से ज्यादा किसी को डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता है। बट 3 महीने से ज्यादा तभी रखा जा सकता है, अब उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दो हमें कंडीशंस बताए हैं, तो हमें बताना है कि 3 महीने से ज्यादा अगर किसी को डिटेंशन में रखना है तो कौन से कंडीशन जो हैं वो फुलफिल होने चाहिए। तो पहला यहाँ पे कंडीशन बता रहा है दैट एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज, यानी अगर किसी पर्सन को 3 महीने से ज्यादा डिटेंशन में रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड जो बनाई जाती है वो अगर कहेगी कि हाँ इन कॉजेस की वजह से इसको और ज्यादा डिटेंशन में रखना चाहिए, तो ही उसको डिटेंशन में रखा जाएगा, यानी डिटेंशन का ड्यूरेशन जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो क्या ये पॉइंट सही है? तो जी हाँ, ये पॉइंट सही है। देन सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है दैट लॉ मेड बाय पार्लियामेंट परमिट सच डिटेंशन, यानी 3 महीने से ज्यादा किसी पर्सन को तभी डिटेन किया जा सकता है जब पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया हो कि इस पर्टिकुलर केस में अगर किसी को डिटेन किया जा रहा है तो वो डिटेंशन जो है 4 महीने का हो या 6 महीने का हो या 1 साल का हो, तो ऐसे कंडीशन में उस पर्सन का डिटेंशन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों जो कंडीशन है वो सही है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 71, When any person is detained under preventive detention law, the authority must, यानी किसी पर्सन को अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अगर अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, देन ऑथोरिटी मस्ट, ऑथोरिटी को क्या करना है? तो पहला यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कम्युनिकेट द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन, जो ऑथोरिटी है उसको बताना होगा कि किस ग्राउंड पे आपको डिटेन किया जा रहा है। देन सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है दैट ऑथोरिटी को प्रोवाइड करना होगा अपॉर्चुनिटी फॉर रिप्रेजेंटेशन, यानी जिस पर्सन को डिटेन किया गया है उस पर्सन के पास ये अधिकार है कि वो अपने वकील से बात कर पाए या अपने वकील से मिल पाए। तो क्या ये राइट जो है वो मिलते हैं उस डिटेन पर्सन को जब किसी पर्सन को डिटेन किया गया है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ? तो जी हाँ, ये दोनों राइट जो हैं वो मिलते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। Then question number 22, Parliament may prescribe which of the following regarding preventive detention? Preventive detention के regarding Parliament जो है वो क्या prescribe कर सकती है, क्या law बना सकती है? In general अगर बोलना चाहे तो हम ये सवाल जो है वो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या पार्लियामेंट जो है वो मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन तय कर सकती है? तो जी हाँ, कर सकती है, वो करती है। ये पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि पार्लियामेंट लॉ बना के ये डिफाइन कर सकती है कि किस प्रिवेंटिव डिटेंशन केस में कितना मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड होना चाहिए होगा। ठीक है, तो ये अधिकार पार्लियामेंट का है, इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, प्रोसीजर फॉर एडवाइजरी बॉडी, क्या पार्लियामेंट लॉ बना के ये बोल सकती है कि एडवाइजरी बोर्ड का ये प्रोसीजर होगा, एडवाइजरी बोर्ड में जो लोग रहेंगे उनको ये पर्टिकुलर प्रोसीजर जो है फॉलो करते हुए चेक करना है कि मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड जो है उसके बाद भी किसी को डिटेंशन में रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है, रखा जाना चाहिए कि नहीं रखा जाना चाहिए? तो जी हाँ, ये अधिकार भी पार्लियामेंट के पास है कि वो प्रोसीजर बना सकती है फॉर एडवाइजरी बोर्ड। तो यहाँ पे अगेन हमारा आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 जो है दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। और ये कौन से आर्टिकल के तहत आ जाता है? आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 7 के तहत इसकी हमने बात की है। सो इन आर्टिकल से रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फंडामेंटल राइट का पूरा चैप्टर का लिंक जो है वो मिल जाएगा। अब वहाँ पे क्लिक करके पूरे जो फंडामेंटल राइट के वीडियोस हैं उनको डिटेल में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कौन सा या कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं वो हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगार इज प्रोहिबिटेड, क्या
हमारे देश में इंसानों को खरीदना और बेचना जो है वो एक कानून अपराध है। क्या उसे प्रोहिबिट किया गया है सरकार के द्वारा? क्या किसी से जोर जबरदस्ती करवा के काम करवाना जो है, बेगारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाना जो है वो प्रोहिबिटेड है? तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर आप किसी इंसान को खरीद या बेच नहीं सकते हो, ये भी प्रोहिबिट किया गया है बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन सेकंड स्टेटमेंट, एनी कंट्रावेंशन ऑफ दीज प्रोविजंस इज पनिशेबल। क्या कोई भी इंसान अगर ये हरकतें करता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ उसे पनिश किया जा सकता है, किया जाता है? तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगेन हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। Now question number 74, which of the following is are true about article number 23? आर्टिकल नंबर 23 के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, हमें बताना है कि कौन सा ये कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सो पहला कह रहा है प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। क्या आर्टिकल नंबर 23 के तहत सरकार जो है वो कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस इम्पोज नहीं कर सकती है जनता पे? तो जी ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि सरकार के पास ये अधिकार है कि पब्लिक पर्पस के लिए कंपलसरी सर्विस जो है वो इम्पोज कर सकती है सरकार जनता के ऊपर। ठीक है, देन सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज इन्फोर्सेबल अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड प्राइवेट पर्सन्स। यानी आर्टिकल नंबर 23 जो है वो अगर किसी इंडिविजुअल के द्वारा हनन किया जाता है या फिर सरकार के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हनन किया जाता है तो आप जो है कोर्ट पहुंच सकते हैं। एंड दोनों ही केसेस में, यानी किसी पर्सन ने आपका आर्टिकल नंबर 23 का हनन हुआ है तो भी आपको जजमेंट जो है वो मिल जाएगा, या फिर सरकार के द्वारा इसका हनन हुआ है तो भी आपको जजमेंट मिल जाएगा। ये इन्फोर्सेबल है अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड प्राइवेट पर्सन्स। तो जी हाँ, दोनों के अगेंस्ट में ये इन्फोर्सेबल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी सेकेंड ओनली। सो आज का लास्ट क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 25 अलाउज द स्टेट टू मेक लॉज प्रोवाइडिंग फॉर। आर्टिकल नंबर 25 के रिगार्डिंग यहाँ पे हमें से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आर्टिकल नंबर 25 के तहत स्टेट को क्या अथॉरिटी मिलती है, वो क्या लॉ बना सकती है। ठीक है, सो आर्टिकल नंबर 25 अलाउज द स्टेट टू मेक लॉज प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म। क्या सरकार जो है सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म के लिए लॉ बना सकती है अंडर आर्टिकल नंबर 25? देन throwing open Hindu religious institutions to all classes and sections of Hindus। क्या हिंदू कम्युनिटी में जो लोग फॉल होते हैं उन सब के लिए हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो ओपन करवा सकती है सरकार, लॉ बना के, रिफॉर्म करवा कर? तो जी हाँ, दोनों स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में, एंड आप और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ के क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होकर आप अपने डाउट्स जो हैं पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।